हेलो डियर स्टूडेंट, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। माई सेल्फ इंजीनियर ओम प्रकाश सिंह, आई हैव डन बीटेक फ्रॉम एनआईटी जालंधर। तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले एक चीज़ ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम नंबर सिस्टम की बात करेंगे, क्योंकि आई होप आप सभी को नंबर सिस्टम आता होगा। तो तब भी जिन बच्चों को नहीं आता कोई बात नहीं, नंबर सिस्टम लिख लेते हैं। नंबर सिस्टम, तो हम सभी को पता है कि सबसे पहले कौन सा नंबर कंसीडर करते हैं, नेचुरल नंबर। और ये किसका सबसेट होता है बेटा, होल नंबर का। होल नंबर किसका सबसेट होता है, इंटीजर का। इंटीजर किसका सबसेट होता है बेटा, बताओ, रेशनल इरेशनल का। और ये किसका होता है, रियल का। और रियल किसका होता है बेटा, कॉम्प्लेक्स का। तो कॉम्प्लेक्स क्या है, ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड के छोटे छोटे पार्ट है बेटा। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या रहेगी बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो बेटा, इसका रिप्रेजेंटेशन हमेशा जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जेड इक्वल टू किस तरह इसका रिप्रेजेंट रहेगा, ध्यान रखना, ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, जो ए है इसको क्या बोलते हैं बेटा, ए इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो आर जेड या आर ई जेड, गॉट इट। अब बी क्या है बेटा, यहां पे इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं बेटा, इस तरह लिखते हैं, गॉट इट। आई होप कि आप सभी को इतना समझ में आया होगा। ठीक है, तो कुछ नोट डालो बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट नोट। देखो, आयोटा के बारे में हम डिस्कस किए, ए प्लस आयोटा बी। तो आयोटा की वैल्यू क्या होती है, आयोटा की वैल्यू होती है बेटा रूट में -1। ठीक है, और जब इसकी स्क्वायरिंग करेंगे क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, फिर आयोटा स्क्वायर को अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, यहां से आयोटा के पावर 4 इक्वल टू 1 हो जाएगा बेटा, सिंपल, गॉट इट। अब यहां से इसका मतलब ये समझ में आया कि 4 का कोई भी मल्टीपल हो, 4 होना चाहिए, उसकी वैल्यू क्या होगा, 1। तो इसका मतलब यहां से अगर मैं करूं 4 इंटू एम तो कितना हो जाएगा बेटा, आयोटा की पावर 4 इंटू एम इक्वल टू 1। क्योंकि हमने बोला 4 का मल्टीपल एम की वैल्यू क्या होना चाहिए, कुछ भी ले लो भाई, 1 2 3 4 5 कुछ भी ले लो, गॉट इट। अगर इसी तरह आयोटा के पावर 4 एम प्लस 1 करूं तो क्या आ जाएगा कि अब इसको अलग अलग कर सकते हैं, आयोटा के पावर 4 एम इंटू आयोटा कर सकते हैं। हमने बताया था बेस अगर सेम हो तो पावर ऐड हो जाते हैं, यही चीजें आएगा। तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 1। और इसका आयोटा, यहां से क्या आ गया, आयोटा, गॉट इट। इतना चीजें समझ में आए, कोई दिक्कत यहां से नहीं। अब यही पे बात करते हैं, आयोटा के पावर 4 एम प्लस 2, तो इसकी वैल्यू वही सेपरेट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, आयोटा के पावर 4 एम इंटू आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आयोटा के पावर 4 एम कितना होता है, 1, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है, यहां पे हमने ऑलरेडी बताया -1। तो -1 और इंटू 1 कितना हो जाएगा, -1, गॉट इट। ये चीजें समझ में आया बेटा। अब यही तरह एक चीजें और कर सकते हैं, सिंपल, आयोटा के पावर 4 एम प्लस 3 कितना बन जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा के पावर 4 एम इंटू आयोटा के पावर 3। इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, और ये क्या हो जाएगा, आयोटा के पावर 3। ठीक है, अब इसको और तोड़ सकते हैं बेटा, इसको आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं।
तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, माइनस आयोटा। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई? बिल्कुल। तो अब हम सभी को ऐड करते हैं बेटा, कौन कौन से, आयोटा के पावर 4m प्लस आयोटा के पावर 4m प्लस 1 प्लस आयोटा के पावर 4m प्लस 2, गॉट इट, प्लस आयोटा के पावर 4m प्लस 3। इसको ऐड करने के बाद क्या आएगा, देखो यहां पे वैल्यू 1 आएगी, यहां पे क्या आया था बेटा, यहां पे आयोटा आया था, यहां से क्या आया था बेटा, -1, यहां से क्या आया था बेटा, यहां से आया था माइनस आयोटा। तो यहां से देखोगे सभी 0 आएगा। इसका मतलब क्या समझ में आया कि कंटिन्यूअस, लगातार अगर कोई कॉन्जिक्यूटिव 4 टर्म लेते हैं, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, उसकी जब सम करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे एग्जांपल की बात कर लेता हूं, ये चीजें आपको पता हो गई, तो इसकी वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसको याद रखना बेटा, कॉन्जिक्यूटिव 4 टर्म अगर लेंगे, उनका सम करेंगे, तो आयोटा की वैल्यू का जब भी रहेगा पावर में कॉन्जिक्यूटिव टर्म लेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सिंपल से एग्जांपल की बात करते हैं, समेशन ऑफ आयोटा लेमडा, यहां पे लेमडा की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक, 2023 तक ले सकते हैं। आपको इस फॉर्म में लिखना है, IB, हमें निकालना क्या है, फाइंड A एंड B निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले इस समेशन का सिंबल है बेटा, तो यहां से अब सबसे पहले 1 बाई 1 करते हैं। अब 1 रखा प्लस I², इस तरह क्यूब कहां तक जाएगा, 2023 तक, 23 तक, ठीक है। हमने बोला कि 4 के कॉन्जिक्यूटिव, स्टार्टिंग से 4 कॉन्जिक्यूटिव का सम कितना होता है, 0 होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2023, इधर कहीं रफली आप लोग लिख लोगे। देखो 4 से डिविजिबल, परफेक्ट डिविजिबल होना चाहिए, तो परफेक्ट डिविजिबल 2023, देखो यहां से कितना हो जाएगा, 5। अगर ये 22 करूं तब भी होगा क्या, नहीं होगा। तो यहां 20 तक ले जाऊं, 20 तक, तो ये पूरा परफेक्ट। इसका मतलब ये रफली करना है बेटा, इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहां से लेकर 2000 I की पावर 2020, इन सभी का सम कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 4 से डिविजिबल है। और चारों देखो कॉन्जिक्यूटिव, I प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस I³ प्लस I की पावर 4, सम करेंगे 0, उससे नेक्स्ट वाला भी सम करेंगे, 4 टर्म 0, 2020 तक सभी टर्म क्या हो जाएंगे, 0। तो बचेगा क्या क्या बेटा, जो बचेगा ये 0 प्लस कितना बचेगा, आयोटा के पावर 2021 प्लस आयोटा के पावर 2022 प्लस आयोटा के पावर 2023, गॉट इट। तो अब बात करते हैं, क्या इसको 4 के टर्म 4m प्लस समथिंग के टर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा। तो क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, आयोटा के पावर 2020 प्लस 1 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या इसको आयोटा के पावर 2020 प्लस 2 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या इसको आयोटा के पावर 2020 प्लस 3 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब फिर इसको अलग अलग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जब अलग अलग करेंगे, आयोटा के पावर 2020 इंटू आयोटा की पावर 1, 2020 वाला 1 हो जाएगा, यहां भी 2020 वाला 1 हो जाएगा, आयोटा के पावर 2 बचेगा, आयोटा के पावर 3, तो बचेगा क्या, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब बचेगा बेटा। अभी हमने बताया था आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या, -1, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से आ जाएगा -1। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, सिंपल से आयोटा क्यूब की वैल्यू, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आयोटा स्क्वायर इंटू आई, तो -1 इंटू आई कितना हो जाएगा, -i। तो यहां से कैंसिल, कितना बचा बेटा, -1, ठीक है। तो ये चीज आया। अब हमें किस फॉर्म में लिखना है, a प्लस आई बी के फॉर्म में। रियल पार्ट तो मिल गया, इमेजिनरी पार्ट को किस तरह लिखेंगे, क्या 0
आयोटा लिखेंगे, सिंपल। तो यहां से देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो a की वैल्यू कितना आया बेटा -1, b की वैल्यू कितना आया बेटा 0। तो आपका आंसर अगर ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे a कामा b हो जाएगा। इसको बोलते हैं क्या, इस फॉर्म में लिखेंगे तो ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं बेटा, क्या ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर में a कामा b की वैल्यू लिखेंगे तो कितना हो जाएगा -1 कामा 0। गॉट इट और नॉट? आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में अगला पॉइंट, अभी हमने बोला था z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, इस तरह कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं। तो अगर सपोज दैट, यहां पे ध्यान रखना, a क्या है हमारा रियल पार्ट, b क्या है बेटा इमेजिनरी पार्ट। अगर a इक्वल टू 0 हो गया, पहला इसमें लिखना a इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या, रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0। तो a पूरा क्या हो जाएगा, जब 0 हो जाएगा तो a पूरा प्योरली इमेजिनरी बन जाएगा। तो a क्या हो जाएगा, z इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। गॉट इट? दूसरा कॉन्सेप्ट यहां से देखो बेटा, ठीक है, अगर यहीं पे b 0 हो गया तो क्या बन जाएगा, a पूरा b 0 होने का मतलब z क्या हो जाएगा रियल। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इमेजिनरी z इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या हो जाएगा, z इज प्योरली रियल। गॉट इट बेटा? थर्ड पॉइंट बेटा, ऐसा भी केस हो सकता है जहां पे b डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, तो उस केस में क्या बोलोगे बेटा, सिंपल आप बोलोगे कि z इज इमेजिनरी, प्योरली नहीं बोलना है, ध्यान रखना। ठीक है, अब बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या सर, क्वेश्चन आता है बेटा कि सर सपोज दैट z इक्वल टू आपका दिया है 0 प्लस आयोटा 0। तो इस कॉन्सेप्ट में सर ये जो z है, z क्या है, कई बच्चे बोलते सर प्योरली रियल है, कई बच्चे बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी है। तो ध्यान रखना ये क्या है, नाइदर इमेजिनरी नॉर रियल। ध्यान रखना बेटा, तो है क्या सर, ये है बेटा, ध्यान रखना, इसको लिखना दिस इज रियल एज वेल एज इमेजिनरी। तो ध्यान रखना बेटा, ये दोनों है, ये क्या है, इसको रियल भी बोलेंगे और क्या बोलेंगे बेटा, इमेजिनरी भी बोलेंगे। गॉट इट और नॉट बेटा? तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होगा। ठीक है बेटा, तो अब नेक्स्ट बात करेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन इसी को बोलते हैं बेटा ऑर्गन प्लेन। ऑर्गन प्लेन, अब इसके बारे में समझते हैं क्या होता है। देखो बेटा, अगर हमने 2D की बात करता हूं तो x एक्सिस y एक्सिस ही शो होता है। तो अब इसी में देखते हैं कि किस पे रिप्रेजेंट करते हैं। हमेशा जब भी बात करेंगे 2D में तो x एक्सिस पे ध्यान रखना, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस पे। जब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे तो x एक्सिस पे रियल नंबर को शो करते हैं, रियल z। y एक्सिस पे किसको शो करते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स को, कॉम्प्लेक्स इन द सेंस इमेजिनरी को, इमेजिनरी z। गॉट इट? सपोज दैट कोई हम पॉइंट लेते हैं z इक्वल टू, सपोज दैट ये मान लेते हैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है a प्लस आई बी, इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे। सपोज दैट a और b क्या मान लेता हूं, पॉजिटिव मान लेता हूं, तो ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे क्या हो जाएगा, a कॉमा b। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं a कॉमा b किस क्वाड्रेंट में आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। गॉट इट? कैसे सर, दोनों पॉजिटिव हैं, और दोनों पॉजिटिव इन द सेंस x पॉजिटिव y पॉजिटिव किस एक्सिस में, किस क्वाड्रेंट में आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहां पे हमें कहीं एज्यूम कर लेते हैं पॉइंट P जिसका ऑर्डर्ड पेयर क्या था, a कामा b यहां पे था। ठीक है, इसका मतलब x से डिस्टेंस यहां तक कितना है, a है, y से डिस्टेंस कितना है, b है बेटा। गॉट इट? अगर मैं बात करूं,
आपको हमने जैसा कि वेक्टर में पढ़ाया है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट का पोजीशन आइडेंटिफाई करना, तो क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो ओपी क्या हो जाएगा बेटा, पोजीशन वेक्टर। तो एक वेक्टर की तरह काम करेगा। अगर हम ओपी, इसको ओ मान लेते हैं, ओपी वेक्टर क्या हो गया यहां से, अगर ओपी वेक्टर को लिखना हुआ फॉर्म में ए आई कैप प्लस बी जे कैप, इस तरह लिखेंगे। अब हमें किसी वेक्टर का लेंथ निकालना हुआ, सपोज दैट, तो लेंथ कब रिप्रेजेंट करता है, उसका मैग्नीट्यूड। तो ओपी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बेटा, यहां से ओपी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। गॉट इट। क्या जरा देखना, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जेड इक्वल टू, इसको ये लिख सकते हैं ए प्लस आई बी। तो ओपी इक्वल टू क्या, मॉड जेड होगा बेटा, मॉड जेड। और मॉड जेड देखो यही कॉम्प्लेक्स नंबर का इसे मैग्नीट्यूड है, तो मॉड जेड इक्वल टू ऑल्सो ए बोल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोल सकते हैं ना। तो अब एक चीज आओ, देखो ए क्या था, रियल पार्ट, तो इसको और फॉर्म में लिख सकते हैं, मॉड जेड इक्वल टू रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। गॉट इट बेटा। तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत किसी बच्चे को, नो। कई बच्चे बोलते हैं सर ये और ये कैसे आया ओपी वेक्टर, तो भैया पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं, इसको बेस मान लो, इसको परपेंडिकुलर मान लो, ये हाइपोटेनियस। तो अब हाइपोटेनियस निकालना हुआ, इसका लेंथ निकालना हुआ, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, उसी को रूट में लग दोगे तो ये आ जाएगा आंसर। गॉट इट। तो इतना चीजें समझ में आ गया, आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अगर मैं मान लेता हूं ये जो वेक्टर है ओपी, इसके बीच का एंगल कितना मान लेता हूं, थीटा। एंटी क्लॉकवाइज हमें पता है कि थीटा का डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं वो पॉजिटिव कंसीडर होता है। तो अब हम बात करेंगे टैन थीटा। टैन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कौन सा है, बी डिवाइड बाय बेस। तो यहां से बेटा क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स बी बाई ए बन जाएगा। तो अब टैन इनवर्स बी बाई ए जो थीटा है, इसी को बोलते हैं बेटा आर्ग्यूमेंट जेड। क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट जेड। ये किसके इक्वल होता है, थीटा के इक्वल। गॉट इट और नॉट। तो अब हम इसके बारे में और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब आर्ग्यूमेंट जेड इक्वल टू, आर्ग्यूमेंट जेड इक्वल टू कितना, थीटा, और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, टैन इनवर्स बी बाई ए। इसका मतलब, और इसको फॉर्म में अच्छे से लिखने के लिए क्या करेंगे बेटा, टैन इनवर्स इमेजिनरी जेड डिवाइड बाई रियल जेड। गॉट इट और नॉट बेटा, अरे बोलो हाँ या ना, बिल्कुल ठीक है, समझ में आया ना। तो इस चीज को याद रखना, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करेंगे, ध्यान रखना, अब बात करेंगे आर्ग्यूमेंट जेड। क्या बात करेंगे बेटा, ARG जेड या आर्ग्यूमेंट जेड। देखो आर्ग्यूमेंट जेड कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। पहला जनरल आर्ग्यूमेंट, ठीक है, पहला क्या हो जाएगा बेटा, जनरल आर्ग्यूमेंट। दूसरा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, तीसरा बेटा लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट, शॉर्ट में बोलते हैं LPA। व्हाट इट, 1 by 1 समझने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा जनरल आर्ग्यूमेंट की बात करेंगे। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, थीटा होता है, ARG जेड। तो यहां पे जो वैल्यू होती है वो कितना होता है, 2k पाई प्लस थीटा। कई बच्चों को डाउट हो गया कि सर 2k पाई कहां से आ गया। जस्ट मैं एक आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज दैट ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके बीच एंगल थीटा है। अब दोबारा ये फिर से प्राप्त करने के लिए हमें कितना चलना पड़ेगा, 2 पाई। फिर दोबारा प्राप्त करने के लिए 2 पाई। तो 2 पाई का देखो जोड़ते जाओगे, 2 पाई, फिर 4 पाई, 6 पाई, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो उसी को हमने सम अप कर दिया, कितना, 2k पाई, जनरल फॉर्म में लिख दिया। तो ये याद रखना बेटा। गॉट इट। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इसमें देखना बेटा, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड या MPZ भी बोलते हैं।
तो यहां पे थीटा की वैल्यू जो होती है बेटा माइनस पाई से लेकर पाई के बीच में होती है, जिसमें पाई पे इक्वलिटी होल्ड करता है। गॉट इट। अब इसमें देखते हैं, इसका मतलब अगर हम चलेंगे तो ये इधर से भी चल सकते हैं, अगर इधर गया इधर से चल सकते हैं, ठीक है। अगर इस तरह बना तो इधर से भी चल सकते हैं, क्योंकि यहां तक हम चलना है मेरे को, पाई माइनस पाई इधर, इधर पाई, तो ध्यान रखना, ठीक है। और लिस्ट में क्या होता है, इसमें थीटा जो होता है बेटा, मतलब आर्गुमेंट जेड कितना होता है, 0 से 2 पाई के बीच में, और 2 पाई पे इक्वलिटी होल्ड करती है। गॉट इट। इसका मतलब आपको हमेशा इस तरह ही चलना पड़ेगा। गॉट इट। चलो इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है, सभी चीजें एक ही क्वेश्चन से डेरिवेट कर लेते हैं। सपोज दैट क्वेश्चन में दिया है जेड इक्वल टू इसमें √3 प्लस 3 आयोटा, या माइनस कर दो बेटा, थोड़ा सा और अच्छे से आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, माइनस आयोटा। गॉट इट। अब इसमें हमें क्या क्या निकालना है, पहले तो आपको निकालना है जनरल आर्ग्यूमेंट, पहला जनरल आर्ग्यूमेंट, दूसरा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, थर्ड LPA लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट। गॉट इट। तो सबसे पहले जनरल आर्ग्यूमेंट की बात करेंगे। सबसे पहले हमें आर्ग्यूमेंट निकालना है, तो आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए मतलब क्या, आर्ग्यूमेंट जेड निकालें तो क्या बन जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स एक चीज और माइनस कर लो और थोड़ा सा परफेक्शन लाने के लिए, ठीक है, tan इनवर्स। तो अभी यहां पे बात करेंगे, हमें ऊपर क्या आता है, इमेजिनरी आता है, इमेजिनरी कितना है -√3, नीचे क्या हो जाएगा, ठीक है, -3 डिवाइड बाय -√3। तो यहां से क्या आया बेटा, इसको कट करेंगे √3 आएगा, तो यहां से क्या आया बेटा tan इनवर्स √3, और √3 tan इनवर्स √3 किसकी वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है, सिंपल बताना है, π/3 की। तो अब कई बच्चे लिख देंगे π/3, तो ध्यान रखना बेटा, अब हमें सबसे पहले इसको क्या ऑर्डर्ड फेयर फॉर्म में लिखना है। ऑर्डर्ड फेयर में देखोगे क्या लिखोगे, -√3, -3 लिखोगे। सबसे पहले जब भी क्वेश्चंस करना हमेशा आर्गन प्लेन बनाकर ही करना है, नहीं तो गलतियां होने की चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ध्यान रखना, किस क्वाड्रेंट में बेटा, किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, पॉइंट यहां पे आ गया। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव दे रहा है। कई बच्चे घबरा जाते हैं कि सर थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव दिया लेकिन ये आया, कई बार π/3 लिख देते हैं बच्चे, गलत हो जाता है बेटा, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। तो अब यहां से इसका मतलब यहां से कितना हो जाएगा, ध्यान रखना, ये कितना बने जाएगा π/3, ठीक है। तो टोटल एंगल इसमें कितना गया, ये पूरा कितना गया पाई, तो हमें इसको लिखना हुआ कितना π + π/3, कितना हो जाएगा बेटा 4π/3। इसका मतलब यहां से क्या आ गया बेटा 4π/3, ये चीजें समझना है। कई बच्चे बोले ये एंटी क्लॉकवाइज चले, पूरा एंगल कितना 4π/3 आया, और क्लॉकवाइज अगर चलते तो कितना आता बेटा, ये 90, ये 90, ये कितना 30, तो 90 + 30 कितना 2π/3, कितना 120, ये 90 π/2, ये कितना π/6। तो इन दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा बेटा, एलसीएम लोगे तो 6, तो ये कितना आया, यहां से गया तो 3π प्लस ये कितना आया बेटा पाई, तो ये कितना आया 2π/3। गॉट इट। ये चीजें समझ में आए, इधर से 2π, और 2π हमें पता है 2π आया, बट कैसे चला क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में कितना हो जाएगा माइनस। गॉट इट। ये चीजें समझ में आ गया होगा, सिर्फ एंगल निकाल के दिखाया हूं, अभी क्वेश्चन हुआ नहीं है, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नहीं हुआ तो पहला जनरल आर्ग्यूमेंट की बात किया, तो जनरल आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, जनरल आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, हमें पता है 2kπ, ठीक है, प्लस वाला लिख लो, प्लस कितना आया था देखो, थीटा कितना आया था, थीटा आता है, थीटा में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसमें, 4π/3, कितना लिख लें 4π/3, और एक ये मत छोड़ना बेटा, कई बार छोड़ देते हैं बच्चे, -2π/3।
3, दोनों करेक्ट आंसर है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। अब बात करते हैं एम्पलीट्यूड, एमपीजेड। एमपीजेड थीटा कहाँ के किसके बीच में होना चाहिए बेटा? थीटा हमेशा -पाई से पाई के बीच में, पाई भी ले सकते हैं। तो जरा देखना मेरे पुत्र, जरा देखना, ये क्या -पाई के बीच में? नहीं सर, तो कौन सा है? दिस वन सर। तो क्या लिखेंगे आंसर? सर -2π/3। थर्ड बेटा जरा आना, मैंने क्या पूछा? एलपीए। तो एलपीए क्या? आर्गुमेंट ऑफ एलपीए, ये पूछा था एलपीए। अब जरा देखना किसके बीच में एंगल होता है बेटा? 0 से 2π के बीच में। 0 से 2π के बीच में देखना जो थीटा आया था कौन सा लेंगे? ए लेंगे कि ए लेंगे? ए तो नहीं लेंगे सर। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि निगेटिव है, तो ये वाला कंसिडरेशन होगा। यस सर। तो आंसर बेटा आ गया, कितना आया बेटा? जरा देख लो, 4π/3 आया। यस सर। तो लिख लो बेटा 4π/3। दिस इज अ सिंपल सा आंसर है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत चिंदी है, तो ध्यान रखना। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बेटा।